हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे जेक बोर्ड क्लास 10 के जो 20 फरवरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। हेरिडिटी आपकी इवैल्यूएशन नहीं है, सिर्फ हेरिडिटी अनुवांशिकता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो फिर 20 फरवरी को आ सकता है, उसके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे देखने जा रहे हैं। चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। मेंडल के प्रयोग में पहला एमसीक्यू है कि मेंडल के प्रयोग में लंबे टमाटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बोने पौधे जिनके सफ़ेद पुष्प थे से कराया जाता गया था। इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवंशिकता रचना निम्न थी। तो लंबे पौधे के जो रचना वहाँ पे थे वो क्या था? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल डब्लू सर। और ये आपका वाइट फुल था और टी जो था वो ये आपके शॉर्ट के लिए था, और मतलब डॉर्फ के लिए था, बोना के लिए, और लंबा के लिए कैपिटल टी था सर। तो ये इनकी संतति से सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, और परंतु उनमें से लगभग आधे बोने थे। तो और क्या बैंगनी पुष्प जो इससे रचना, ठीक है। तो डब्लू, कैपिटल डब्लू मतलब क्या? बैंगनी कलर हो गए, और कैपिटल टी मतलब क्या हो गया? एक कैरेक्टर, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी आएंगे सर। क्या हो जाएंगे? स्मॉल्स आपके सी हो जाएंगे ऑप्शन। क्या हो जाएंगे? सी ऑप्शन हो जाएंगे, सी ऑप्शन हो जाएंगे, सी आपकी, सॉरी सर, आपकी जो ऑप्शन हो जाएंगे, हाँ सी हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। ए भी कैपिटल डब्लू होगा, कैपिटल डब्लू होगा, कैपिटल सी जो होंगे कैपिटल डब्लू होगा सर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समजात अंगों का उदाहरण है। समजात हमारा हाथ और कुत्ते के अग्नपाद, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरीय उपयुक्त सभी ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चिंपांजी से। हमारा समानता किससे है? चीन के विद्यार्थी से। किससे? चीन के विद्यार्थी से। ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। क्या लिखा है भाई? ऑप्शन ए हो जाएंगे, चाइनीज स्टूडेंट। ऑप्शन ए हो जाएगा, चाइनीज आपके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है, सब्जी की एक टोकरी में गाजर, आलू, मूली और टमाटर रखे हैं। बताइए कि इनमें से कौन सी सब्जी सही समजात रचनाओं के हैं? तो समजात आपके जो है मूली और गाजर दोनों एक ही जैसा होता है। मूली और गाजर दोनों मिट्टी के नीचे होते हैं और दोनों लंबे लंबे होते हैं सर। तो दोनों समजातीय संरचनाओं में आते हैं। आगे जो क्वेश्चन आता है कि विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विविधता के बोलता कि डाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो बोलता है कि अलैंगिक जनन से विविधता की संभावना सबसे कम होती है, सही है। किसी स्पीशीज की सभी विविधताओं के बने रहने की संभावना समान होती है, गलत, यही तो अलग होती है सर। ऑप्शन बी हो जाएंगे, किसी स्पीशीज की सभी विविधताओं के बने रहने की संभावना समान नहीं होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? मटर का। साधारण मटर का पौधा, कॉमन पीच प्लांट लिए सर। किसका लिए? कॉमन पीच प्लांट। गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोजोम कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक में, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। केंद्रक में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे सर, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है।
जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जेनेटिक कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं सर। जेनेटिक्स की स्टडी कहते हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत डार्विन ने दिए थे, डार्विन साहब ने दिए। किन ऊतक में उत्पन्न परिवर्तन वंशानुगत नहीं होते हैं? चेंज प्रोड्यूस्ड इन विच टिश्यू आर नॉट हेरिडिटी। सोमैटिक टिश्यू में कायिक ऊतक में आपके जो चेंज प्रोड्यूस जो टिश्यू में होते हैं वो हेरिडिटरी नहीं होते हैं। डीएनए का पूर्ण रूप लिखिए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल क्या हो जाएंगे? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या बोलेंगे एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक। आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं सर। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल या राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न अब समझेंगे। मानव के बच्चे के लिंग का निर्धारण कैसे होता है? मानव के बानों में बच्चे के लिंग का निर्धारण कैसे होते हैं? किसी भी बच्चे का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने जनकों से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त करता है। नवजात बच्चा जो पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करता है लड़की होगी, जबकि वाई गुणसूत्र प्राप्त करने वाला बच्चा लड़का होगा। बोलता है कि मानव में कि बच्चे के लिंग का निर्धारण कैसे होता है, तो किसी भी बच्चे का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने जन को मतलब पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त करता है। नवजात बच्चा जो पिता से एक्स गुणसूत्र अगर प्राप्त करता है तो लड़की होगी, और जबकि वाई गुणसूत्र प्राप्त करने वाला बच्चा लड़का। सर पापा में एक्स वाई होते हैं और मम्मी में सिर्फ एक्स होते हैं सर, एक्स एक्स होते हैं। जब एक्स और पापा का एक्स और मम्मी का एक्स मिला तो लड़की होगा, तो लड़की होगा। और अगर एक्स और वाई पापा का वाई और मम्मी का एक्स मिले तो लड़का होंगे, तो लड़का होगा। और एक्स एक्स मिला तो क्या लड़की होंगे, क्योंकि एक्स वाई जो क्रोमोजोम है वो लड़के में पाए जाते हैं, और एक्स एक्स जो है वो मम्मी का क्रोमोजोम है, मतलब फीमेल के क्रोमोजोम है सर। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए सर। बोलता है जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन आपस में किस प्रकार परस्पर संबंधित है? तो विभिन्न जीवों के बीच समानताओं एवं विभिन्नताओं के आधार पर ही उनका वर्गीकरण किया जाता है। समानता की कितना वो समान है, कितना वो अलग है, उसी के आधार पे क्या किया जाता है? बंटवारा किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। दो स्पीशीज के बीच जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना ही निकट का होगा। जितनी अधिक समानताएं होगी उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों में हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या एक तितली और चमगादड़ में समजात अंग कहा जाता है? ये आपके सिलेबस में नहीं है सर, सिर्फ हेरिडिटी है। विकासीय संबंध ये नहीं, एवोल्यूशन विकास में नहीं है सर। केवल वे विभिन्नताएं जो एकल जीव के लिए उपयोगी होती है समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखती है। क्या आप इस कथन से सहमत है? क्यों एवं क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि हम सहमत हैं सर, क्योंकि जो विभिन्नताएं जीव के लिए पर्यावरण में जीवित रहने के लिए उपयोगी होती है उनकी वंशागति होती है। इन विभिन्नताओं से ही जीव वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल सकता है और न केवल अधिक समय तक जीवित रह सकता है बल्कि समष्टि में अपना अस्तित्व भी बनाए रख सकता है। समझ में आ गया? क्या भौगोलिक पृथक्करण लैंगिक जनन वाले जीवों के जातीय उद्भव का प्रमुख कारक हो सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? नहीं हो सकती, क्योंकि आलैंगिक जनन करने वाले जीवों को जनन के लिए किसी अन्य जीव की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो अकेले कर लेते हैं सर, वो अकेले कर लेते हैं। अच्छा, ऐसी बात है। तो बोलता है क्या भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीशीज के पौधों के जाति उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है? क्यों या क्यों नहीं? नहीं हो सकता, क्योंकि स्वपरागित स्पीशीज के पौधों के जाति उद्भव का प्रमुख कारण नहीं हो सकता।
क्योंकि ये पौधे दूसरे पौधों पर जनन के लिए निर्भर नहीं रहते, वो अकेले पैदा करते हैं सर। दोनों फीमेल और आपके फीमेल और मेल नहीं मिलते हैं। अच्छा सर, ऐसी बात है। हाँ हाँ। बोलता है वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक है? वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक है? तो नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक जो है आपके जीन फ्लो, नेचुरल सिलेक्शन, वेरिएशन, जियोग्राफिकल आइसोलेशन और जेनेटिक वेरिएशन। जीन प्रवाह कि किधर जीन प्रवाह कितने कैसे हो रहा है, प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन सर, विभिन्नताएं, वेरिएशन कितना आ रहा है, भौगोलिक पृथक्करण, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, अनुवांशिक विचलन, इस पे डिपेंड करता है। अब बोलता है बाघों की संख्या में कमी हुई आनुवांशिकता की दृष्टि से चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता की दृष्टि से इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि यदि बाघ विलुप्त हो गए तो इसके स्पीशीज का जीन भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा तथा बाघों के स्पीशीज को पुनः वापस ला पाना संभव नहीं है, असंभव होगा। मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते? कि मेंडल को प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से क्या होता है, वंशानुगत होता है, मतलब अपने मन से उसमें स्पीशीज का जीन अपना ट्रांसफर करता है। तो मेंडल के प्रयोग में F1 पीढ़ी के सभी पौधे क्या थे, लंबे थे सर। जब लंबा प्लांट एक चूजा किया गया और सेल्फ को आपके पोलिनेशन करवाया गया तो सारे प्लांट जो मिले कैपिटल टी मतलब कि सारे आपके टोल प्लांट मिले। पहला जनरेशन F1 जनरेशन पीढ़ी के 2 पौधों का संकरण किया गया। फिर पुनः जब F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण किया गया तब पीढ़ी के पौधे या तो लंबे या बोने थे। लंबे तथा बोने का जो अनुपात था वो 3:1 था, 3:1 था। 3 लंबे प्लांट और 1 बोने प्लांट, तो कोई भी पौधा बीच की ऊंचाई का नहीं था, अर्थात लंबे बोनेपन का लक्षण स्वतंत्र रूप से क्या हुआ, वंशानुगत होते हैं। मतलब कि सर पहला में लंबा F1 जनरेशन में हुआ, F2 जनरेशन में जब किया गया तो स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 3 प्लांट जो बने वहां से वो क्या बने, लंबा बने सर, लंबा बने। और एक प्लांट जो बनेंगे वो दोनों स्मॉल टी वाले बने, मतलब बोना बना। और 3 प्लांट क्या बने, लंबा बने सर। ये 3 प्लांट क्या बने, लंबा बने। अच्छा इसी बात है। हाँ, तो इसी को कहते हैं आपकी इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, ठीक है, इंडिपेंडेंटली। बोलता है एक रुधिर वर्ग वाला पुरुष एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग O है उसे विवाह करता है। अच्छा, सुंदर कन्या का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, O है। और सुंदर पुरुष वाले का रुधिर ये है। उनकी पुत्री का रुधिर वर्ग O है, जो उनकी पुत्री हुआ उनका वो जो रुधिर वर्ग है O है। क्या यह सूचना प्राप्त है यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग A अथवा O प्रभावी लक्षण है, तो उनकी पुत्री का रुधिर वर्ग क्या है, O है, तो कौन वहां पे प्रभावी और आपके साथ डिफेक्ट आपकी जो है, ठीक है, रिसेसिव और आपके रिसेसिव ट्रेट और डोमिनेंट ट्रेट। तो डोमिनेंट ट्रेट यहाँ पे कौन है, डोमिनेंट कौन कर रहे हैं, प्रभावी लक्षण वाले कौन है, अपने उत्तर का स्पष्टीकरण दीजिए। नहीं, यह सूचना पूरी तरह पर्याप्त नहीं है क्योंकि यदि रक्त समूह A प्रभावी हो तथा रक्त समूह O अप्रभावी है तब पुत्री का रुधिर समूह O हो सकता है। और यदि रक्त वर्ग A अप्रभावी परंतु रक्त वर्ग O प्रभावी हो तब भी पुत्री का रक्त वर्ग O हो सकता है। इसलिए पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं है सर, पूरे यहाँ पे नई इंफॉर्मेशन है। समझ में आ गया, ये प्रभावी हो तब भी O आ सकते हैं, O प्रभावी हो तब भी O आ सकते हैं। अच्छा मास्टर, समझ में आ गया। अच्छा मास्टर, ऐसा था। मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन क्यों किया? सर जो मेंडल जी थे वो मटर का ही चूज क्यों किए, मटर का चूज किए ना, और पौधा था और पौधा क्यों नहीं लिए? तो सर इसके मटर के पौधों में वैकल्पिक लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते
उसकी विजिबल दिखाते सर कलर वाइट और आपकी क्या ग्रीन सर वाइट और आपकी वायलेट फ्लावर्स आ गए, टोल और आपके शॉर्ट प्लांट होते हैं, और ये आपके लक्षण है। फिर सर जीवन काल छोटा होता है, उसका जीवन काल मतलब 6 महीना में उग जाते हैं। फिर सामान्यतः स्वपरागन होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से पर परागन भी कराया जा सकता है। ये स्वपरागन भी होते हैं और आपके पर परागन क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन दोनों होता है। एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनता था, मतलब एक ही पीढ़ी में उसका बहुत सारे बीज बन जाते हैं सर। आपके गोल, राउंड, रिंकल्ड ये सब थे, ये सब आपके बीज बन जाते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है। तो निम्नलिखित तरीकों द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है, वो जो है सर समझिएगा कि प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन सर, कि प्रकृति द्वारा लाभप्रद विविधताओं वाली समष्टि को सतत बनाए रखना प्राकृतिक चयन कहलाता है। वे लक्षण जो किसी व्यष्टि जीव के उत्तरजीविता तथा प्रजनन में लाभदायक होती है, अगली पीढ़ी में आ जाती है, परंतु जिनसे कोई लाभ नहीं होता वे लक्षण संतति में नहीं होते जाते। आनुवांशिक विचलन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, कभी कभी आकस्मिक दुर्घटना के कारण किसी समष्टि के ज़्यादातर जीव मर जाते हैं। ऐसी स्थिति में जीन सीमित रह जाते हैं, इसके कारण उस समष्टि का रूप बदल जाता है। इसे आनुवांशिक विचलन कहा जाता है। जैसे महामारी तथा परवच्छन, प्रीडेशन आदि की स्थिति में विभिन्नताएं एवं अनुकूलता पर्यावरण में जीवों की उत्तरजीविता कायम रखने में सहायक होती हैं सर, सहायक होती हैं। अच्छा, समझ में आ गया। तो ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये सब क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे सर। तो बोलता है एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशागत नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते, क्योंकि एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण कायिक कोशिकाओं द्वारा उपार्जित होते हैं। कायिक ऊतकों में होने वाले परिवर्तन लैंगिक कोशिकाओं के डीएनए में नहीं, आपके अलैंगिक होंगे सर, अलैंगिक के डीएनए में नहीं जा सकते। इस प्रकार किसी व्यक्ति के जीवन काल में अर्जित अनुभव उसकी जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाता है, इसलिए ये लक्षण वंशानुगत नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए यदि चूहों की पूंछ काट कर जनन कराया जाए तो भी कई पीढ़ियों के बाद भी कोई भी बिना पूंछ वाला चूहा उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए सिद्ध होता है कि उपार्जित लक्षण वंशानुगत नहीं होते हैं, कुछ आपके ट्रेट, ये सब सिलेबस में आपके ऐसे भी नहीं है सर। इवोल्यूशन को हटा दिया गया, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम देख चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद।